नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राज्यों से अभी भी मानसून की विदाई नहीं हुई है, लेकिन मानसून की रफ्तार धीमी जरूर पड़ चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमान लगाया गया है कि मंगलवार को गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। साथ ही सोमवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में दोपहर के समय हल्की बारिश भी हुई। ऐसे में अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहे। तो वहीं उधर बात करें तो भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली जिले के टंगड़ी गांव के पास पागल नाला में सोमवार को सुबह फिर से एक बार भारी मलबा आया है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। इस दौरान मार्ग बंद होने की वजह से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भारी भूस्खलन की वजह से टंगड़ी तल्ली और टंगड़ी मल्ली गांव को बड़ा खतरा पैदा हो गया। भारी भूस्खलन की वजह से मकानों में दरार के साथ गांव की कृषि भूमि भी भारी भूस्खलन की जद में आ गई। दहशत के चलते लोग रात को ही सो नहीं पाए। इस दौरान राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि मंगलवार से बुधवार तक केवल कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश से राहत की संभावना जरूर है। और उधमसिंह नगर जिले में सोमवार को मुर्गी को बवाल हो गया। बताते चलें कि बाजपुर में मुर्गी की टांग तोड़ने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल तो 3 लोगों की गंभीर हालत हो गई है। इस दौरान पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों घायलों को भर्ती करा दिया है। साथ ही दोनों पक्षों के जो लोग हैं एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दर्ज करते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू की और ग्राम संतोषपुर निवासी शाकिर अली पुत्र अहमद ने पुलिस चौकी बरहैनी में तहरीर देकर बताया है कि सोमवार सुबह को करीब 9 बजे पड़ोस की महिला ने रंजिश में उसकी मुर्गी की टांग तोड़ दी थी। शिकायत करने के लिए भाभी रौफीना पत्नी आशी अली महिला के घर गई तो आरोपित ने और उसके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर पहुंचे भाई आशी अली को भी पूरी तरह से पीटा गया। इस दौरान दूसरे पक्ष की आबिर अली पुत्र साबिर अली ने रौफीना और उसके परिवार के लोगों पर कुछ दिनों से बेवजह गाली गलौज करने और झूठे आरोप लगाने की बात कहते हुए हमला करने का आरोप लगाया। ऐसे में आबिर के साथ तौमीना और नियाज बानो को घायल करने का आरोप है। घायल रौफीना, आशी अली और आबिर को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। साथ ही इस पूरे मामले में कुछ और गणमान्य समझौते के प्रयास में जुटे थे। और दीपावली के दिन दिल दहला देने वाली इस घटना को जिस घर में अंजाम दिया गया था वहां 7 साल से ताला लटका रहा। बताते चले घर के अंदर खड़ी कार, स्कूटर और अन्य सामान कबाड़ हो गए हैं। इमारत भी खंडर बनने की स्थिति में है। मृतक जय सिंह के भतीजे अजीत सिंह ने बताया है कि 24 अक्टूबर को वो दिन आज भी उनके जहन में ताजा है। घर को खून से सने कमरों को साफ करने के बाद बंद कर दिया गया था। दरअसल इसके बाद से आज तक कोई भी इस घर में पैर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अजीत सिंह बताते हैं कि इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने दीपावली पर आज तक घर में लड़ियां नहीं जलाई हैं। दीपावली पर सिर्फ पूजा पाठ किया जाता है और बच्चों की खुशी के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पौड़ी झा ने बताया है कि दोषी को फांसी की सजा दिलाने के लिए पैरवी की जाएगी। शिकायतकर्ता अजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि शहर जब खुशी में आतिशबाजी कर रहा था तो हरमीत अपनों के सीने में खंजर घोंप रहा था। ऐसे में उनके चाचा और अन्य सदस्यों की चीख पुकार कोई नहीं सुन पाया। उसे फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए, तभी मृतकों की आत्मा को शांति मिलेगी। कहा गया है कि देश की न्याय प्रणाली पर उन्हें पूरा भरोसा है। ऐसे इंसान को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो साथ ही ऐसे कृत्य को दोहरा सकता है। और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 साल में ठेकेदारों को मालामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 साल में जिस काम को करने पर 4 उपनल कर्मियों पर 7,20,000 का खर्च आ रहा है, उसी काम को करने में अब ठेकेदारों पर 26 लाख रुपए से लेकर 83 लाख रुपए तक खर्च कर दिए गए। बताते चलें कि गोलापार हल्द्वानी निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी ने यूपीसीएल से ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान के बारे में जानकारी मांगी थी।
हल्द्वानी सर्कल की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया है कि ठेकेदार की धनराशि साल दर साल बढ़ाई गई। ऐसे में उपनिल कर्मी का वेतन 3 साल से जस का तस है। पूरे 1 साल का आकलन किया जाए तो ठेकेदार के कर्मचारियों की ओर से 4 कर्मचारियों पर तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च आ रहा है, लेकिन ठेकेदारों को मोटी रकम दी जा रही है। ऊर्जा निगम में तैनात उपनिल कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआई समेत 15,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इस हिसाब से साल में 4 उपनिल कर्मियों को 7.20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि उपनिल कर्मियों की तरह ठेकेदार से सब स्टेशन संचालन के अलावा मेंटेनेंस का भी काम लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे के दौरान केदारनाथ जा सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले ही मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के केदारनाथ दौरे से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो वहीं उधर मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री के केदारनाथ जाने की संभावना से इनकार नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अभी तक मिले कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स में आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने के साथ ही देश भर में पीएम केयर फंड से स्थापित किए गए 162 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को केदारनाथ जा रहे हैं और वो केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही अगले चरण में होने वाले कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे तक केदारनाथ में रहेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे से इस संभावना को बल भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ जा सकते हैं। दरअसल केदारपुरी का नवनिर्माण हो रहा है और इस दौरान पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। वीकेंड हो तो देहरादून की नदियों के किनारे पर हर वक्त पर्यटकों का मेला सा लग जाता है, चाहे वो शराबियों की पार्टियों के चलते हो या फिर परिवार के संग गए लोगों का हुजूम हो या फिर बाहरी जिलों के राज्य से आए लोगों का हो। इससे जोखिम यह होता है कि दुर्घटनाओं और अफरा तफरी की आशंकाएं बढ़ जाती हैं और कोविड संबंधी नियम कायदे तो टूट जाते हैं। इस दौरान इन तमाम पहलुओं को देखते हुए थाना रायपुर में स्थित माल देवता क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस ने जमकर कार्रवाई की। इस दौरान रविवार को करीब 212 लोगों का चालान काट दिया गया। दरअसल डीजीपी अशोक कुमार द्वारा राज्य में चलाए गए मिशन मर्यादा अभियान के तहत रायपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अलग अलग टीमें गठित कर दी गई। रविवार साप्ताहिक अवकाश को देखते हुए भीड़ भाड़ होने के कारण थाने से अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई की गई है। इसके तहत मुख्य मार्गों पर और नदी के किनारे गहनता और सघनता से चेकिंग करते हुए नियम कायदे तोड़ने वालों के चालान काटे गए। और पंजाब में पार्टी के अंदर चल रहे घमासान के ताजा एपिसोड्स सामने आने लगे हैं। बताते चले कि कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत खासे असहज नजर आए, खासकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने जिस तरह से आनन फानन में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया वो पार्टी नेतृत्व को कतई रास नहीं आया। यही वजह रही कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद सिद्धू के इस्तीफे को लेकर आलाकमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी गतिरोध के समाधान में केंद्रीय भूमिका निभाते आ रहे हैं हरीश रावत खुद भी इससे बाहर निकलकर अपना पूरा वक्त अब उत्तराखंड को देना चाहते हैं। लगभग 2.5 महीने पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की असहमति के बावजूद कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा कर उन्हें पार्टी संगठन का मुखिया बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम में हरीश रावत की ही सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने आलाकमान के संकेतों को बखूबी समझा और उसी के मुताबिक पंजाब में कदम आगे बढ़ाए। बताते चले संभवतः पार्टी की सोच कैप्टन के खिलाफ संभवित एंटी इनकम्बेंसी को चुनाव से पहले कम करने की रही। तब कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि सिद्धू धीरे धीरे कैप्टन से पटरी बिठा लेंगे और चुनाव में जाने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना संक्रमण की बात करें तो संक्रमण के मामलों में कमी जरूर आई है। आगामी त्योहारी सीजन और विवाह के सायों को देखते हुए अब सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू की जगह कोविड पाबंदी लागू कर दी है। इसमें तमाम रियायतें दी गई, साथ ही शासन ने सोमवार को इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब विवाह समारोह में शामिल होने के लिए कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र या फिर कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रदेश में बाजार खुलने के लिए समय सीमा हटा दी गई। साथ ही इसके अलावा अब 4 धाम यात्रा के लिए 4 धाम देवस्थानम
प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर ही पंजीकरण की व्यवस्था कर दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थिति नियंत्रण में है और फिलहाल इसे देखते हुए अब कोविड कर्फ्यू में और रियायत देने की मांग उठ रही थी। राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह को 6 बजे खत्म हो रही है और सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ्यू की जगह कोविड पाबंदी लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से 19 अक्टूबर सुबह 6 बजे पाबंदी कोविड की लागू रहेगी और इसके साथ ही गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक कोविड पाबंदी की अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल और वेडिंग पॉइंट की क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकेंगे। प्रदेश भर में बाजार साप्ताहिक बंदी को छोड़कर अन्य दिनों में खुले रहेंगे। पहले बाजार खुलने का समय सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक निर्धारित था, पर सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की अनुमति अब दे दी गई है। कोचिंग संस्थानों को 50% की क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जिन्होंने हरिद्वार के रुड़की में स्थित एक चर्च में तोड़फोड़ और मारपीट को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद कई दिन बीत जाने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कप्तान के सख्ती के निर्देश दिए हैं। इस दौरान हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने सोमवार देर रात तक इस मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। दूसरी तरफ इस मामले में दूसरे पक्ष ने भी क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि रुपयों और नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पुलिस टीमें कई जगहों पर दबिश देकर आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। डीजीपी कुमार ने कहा है कि इस तरह तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चर्च और उसके आसपास के इलाकों में चूंकि तनाव बढ़ गया है, इसीलिए यहाँ काफी पुलिस बल भी तैनात किए जाने की बात कही गई। बताते चले कि रुड़की के सोलानीपुर स्थित एक चर्च में रविवार को कुछ लोगों की भीड़ ने चर्च के फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे को तोड़ दिए थे और जिन वजह से लोगों ने इस हमले को रोकने की कोशिश की थी, उनके साथ भी मारपीट की गई। उपद्रव करने वाले लोगों को पुलिस ने उन पर कार्रवाई की और साथ ही बताते चले उपद्रवियों पर यह आरोप लगा था कि चर्च की तरफ 2 लाख रुपए और नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण की कवायद की जा रही थी। यही नहीं बल्कि धर्मांतरण स्वीकार न करने वालों से चर्च के लोगों ने गाली गलौज भी की। यह आरोप भी भीड़ ने ही लगाया था। और आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में अंतरिक्ष और एस्ट्रोनॉट को जरूर देखा होगा। कैसे सौर मंडल में ये एस्ट्रोनॉट जाते हैं और अध्ययन करते हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो हमारी सोच से भी परे है। पर क्या सब एस्ट्रोनॉट अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं? क्या सभी स्पेसक्राफ्ट मिशन कामयाब होते हैं? और अगर नहीं तो क्या होता है जब कोई स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट के साथ कोई हादसा हो जाए? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। किसी एस्ट्रोनॉट की मौत अंतरिक्ष में हो जाए तो उसके शव का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? पृथ्वी पर अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन स्पेस में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसकी मौत हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? और क्या अंतरिक्ष में अंतिम संस्कार करना संभव है? तो आपको बता दें कि ऐसे ही सवालों का जवाब एक अंतरिक्ष यात्री ने खुद दिया है। दरअसल टेरी वर्ड्स ने अंतरिक्ष से जुड़े कई खुलासे किए। उनके अनुसार किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस में मौत से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होता। आपको बता को एयरलॉक में पैक करके स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। स्पेस की ठंड के कारण वो आइस मम्मी में बदल जाता है। तो वहीं इस बात का पता तब लगा जब नासा के अपोलो मिशन के दौरान बने स्पेस सूट का टेस्ट किया गया। जानकारी तो ये भी है कि स्पेस में प्रेशर की वजह से डेड बॉडी में विस्फोट भी हो जाता है। ये बात आपको पता ही होगी कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, यानी वहाँ हर चीज हवा में तैरती रहती है। ऐसे में स्पेस में जब किसी शव को छोड़ दिया जाता है तो वो अनंत काल तक स्पेस में ही तैरता रहता है। एक खाने के लिए शव को पहले जलाना पड़ेगा। ये काम बेहद ही रिस्की होता है। हालांकि इस बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी भी सूरत में शव को पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक स्पेस में 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हुई है। डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक स्पेस में केवल 3 एस्ट्रोनॉट की ही मौत हुई है।
जिनमें एक स्वीडिश कंपनी प्रोमेसा अंतरिक्ष ताबूत बनाने पर काम कर रही है, जो एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी को बर्फ के क्रिस्टल में फ्रीज ड्राई टैबलेट में सेफ रखेगा। बताते चलें कि कनाडाई एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड तो उसकी डेड बॉडी को पृथ्वी पर लाने की बजाय वहीं दफनाने के बारे में सोचेंगे। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।